हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो टोटल इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज से हम लोग टर्म 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, टर्म 1 ओवर हो चुका है, आपने काफ़ी हद तक रेस्ट भी कर लिया है और विंटर वैकेशन स्टार्ट भी हो गया है। तो बेहतर ये रहेगा कि विंटर वैकेशन के स्टार्टिंग में ही हम लोग प्रिपरेशन को बिगिन कर दें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त अगर देखा जाए तो ऐसे है नहीं। फरवरी मंथ तक हमें टारगेट लेके चलना है कि सिलेबस को ख़त्म कर दें। और इस चैनल के माध्यम से मैं पहले वीडियो बनाता आया हूँ इंग्लिश और एसएसटी की प्रिपरेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आज का ये वीडियो जो होगा वो हिस्ट्री से है। हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, टर्म 2 का पहला चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया है, वो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो नेशनलिज्म इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि नेशनलिज्म बेसिकली होता क्या है, क्योंकि नेशनलिज्म के बारे में हमने हिस्ट्री के प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ रखा था, जो चैप्टर का नाम था नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें और इसमें फर्क क्या है और सिमिलैरिटी क्या क्या चीजें हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आज का कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह किस प्रकार आया, और 1920 के बाद से जो जो इंसिडेंट हमारे कंट्री में हुए आज़ादी की लड़ाई को लेकर, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए, नेशनलिज्म इन इंडिया टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो नोट्स से मैं आपको यहाँ पे बनाया हुआ नोट्स है, पॉइंट वाइज है, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है। तो आप चाहे तो साथ में एनसीईआरटी बुक भी रख सकते हैं, या फिर वीडियो देखने के बाद जो जो टॉपिक मैं इसमें पढ़ाया हूँ वो आप एनसीईआरटी बुक से भी रीड कर सकते हैं। इससे आपका रिविज़न हो जाएगा। तो एक तरह से समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा बुक का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, एक शॉर्ट समराइज वे में आपका बुक का इन्फॉर्मेशन आपको फटाफट मिलते जाएगा। ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया टॉपिक पे पहले ध्यान देते हैं। तो नेशनलिज्म वर्ड थोड़ा सुना सुना आपको लग रहा होगा, पहले भी टर्म 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप, तो नेशनलिज्म इन यूरोप में क्या देखे थे कि यूरोप तो एक कॉन्टिनेंट है, इंडिया तो एक कंट्री है। तो एक कॉन्टिनेंट में ढेर सारे देश होते हैं। यूरोप में हमने देखा था कि जर्मनी किस प्रकार बना, इटली किस प्रकार बना, फ्रांस कैसे बना, ब्रिटेन कैसे बना, ऐसे ऐसे कई देश का एग्जाम्पल हमने देखा। तो सब जगह हमने क्या देखा कि नेशनलिज्म की भावना जग रही थी। तो नेशनलिज्म की भावना कैसे जगती है, एक देश कैसे बनता है, ये प्रोसेस को समझना जरूरी है। तो जो चीज़ हमने वहाँ यूरोप में पढ़ा था वही चीज़ इंडिया में भी हो रहा था। कैसे हो रहा था, आइए हम लोग समझते हैं पॉइंट वाइज। पहले कहा गया है हाउ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज आफ्टर 1920। तो बेसिकली हमें आज़ादी की पूरी लड़ाई नहीं पढ़नी है, हमें 1920 के बाद के जो इंसिडेंट है उसको पढ़ना है। ठीक है, 1920 के बाद, और 1947 में तो हम लोग आज़ाद हो गए थे, तो 20 के बाद के जो इंसिडेंट थे वो हमें देखना है इस चैप्टर में। तो कैसे नेशनलिज्म इमर्ज हुआ 1920 के बाद, तो नेशनलिज्म इमर्ज होने के लिए कलेक्टिव आइडेंटिटी का होना बहुत ज़रूरी होता है। कलेक्टिव आइडेंटिटी क्या होता है, कलेक्टिव मतलब सब कोई समूह में, एक ग्रुप में, आइडेंटिटी मतलब पहचान। आपकी पहचान आपके नाम से होती है, मेरी पहचान मेरे नाम से होगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक देश का झंडा, मेरे देश का इंडिया का तिरंगा झंडा को मैं वहाँ पे ले आऊँ, तो कहूँगा कि मैं भी इंडियन हूँ और आप भी इंडियन है, वो झंडे से हम दोनों एक एक पहचान ले आएंगे। ये कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है। चाहे वो कन्याकुमारी में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे अरुणाचल में हो, हर व्यक्ति अपने से, आपसे, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करता है। चाहे वो हमारा देश का झंडा हो, कई सिम्बॉल्स हैं, स्लोगन्स हैं, सॉन्ग हैं, नेशनल एंथम गाते हैं, अच्छे अच्छे गीत हम लोग सुनते हैं देशभक्ति के, ये सब हमें एकजुटता में जोड़ते हैं। ये हमारे देश में ही नहीं, ये हर देश में होता है। ठीक है, तो ये भावना ज़रूरी है, तभी नेशनलिज्म होता है। ऐसा नहीं कि कोई ज़मीन का टुकड़ा को हम लोग कोई देश का नाम दे दे तो वैसे वो देश नहीं बनता है। देश बनता है वहाँ की भावनाओं से। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी था। अगला है पीपल बिगैन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विथ colonialism. फीलिंग ऑफ शेयर्ड बॉन्ड डेवलप्ड अमंग द इंडियन पीपल ड्यू टू ऑपरेशन बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा जो ऑपरेशन हो रहा था, जो हमारे हमारे बातों को, विचारों को दबाया जा रहा था, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा था, इससे क्या हुआ, एक यूनिटी, एक शेयर्ड बॉन्ड डेवलप हो गया हमारे आसपास में। मतलब कि अगर आप कहें कि आपको भी अंग्रेज़ों ने परेशान किया है, मैं कहूँ मुझे भी अंग्रेज़ों ने परेशान किया है, आपके दोस्त को भी परेशान किया है, तो क्यों ना हम लोग सब एक साथ मिल जाए और एक आवाज़ उठाएं। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं शेयर्ड बॉन्ड।
बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म डिफरेंटली। लेकिन हर जो क्लास था, क्लास का मतलब समाज में जो वर्ग होता है, ठीक है, अमीर, मिडिल क्लास, गरीब, ये होता है क्लास या ग्रुप जो है, वो अलग अलग तरह से इस कोलोनियलिज्म के चीज़ से घिरा हुआ था। मतलब समस्याएं सबकी अलग अलग थी, लेकिन समस्या का कारण एक ही था। वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो जो हमें आगे नॉन कोऑपरेशन की तरफ लेके जाएगी। नॉन कोऑपरेशन यहाँ का मेन पॉइंट है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन जाने के पहले वो कौन कौन सी चीज़ें थी, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये मूवमेंट था एक, मतलब आंदोलन हुआ था, भारतीयों ने किया था। तो ये आंदोलन होने के पहले वो कौन कौन से पॉइंट्स थे जिस पर बात की गई, उसमें हम लोग कुछ पॉइंट को आज देखेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लेंदी मैं नहीं करूँगा, क्योंकि शॉर्ट करके सारे वीडियो को बनाऊँगा। 5 से 7 मिनट, 10 मिनट मैक्सिमम जाएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में आप देखते जाएं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक हुआ था, 4 साल तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो अब बोलिए कि सर आपने तो कहा कि 1920 के बाद से हमें पढ़ना है, तो 1914 से 18 का क्या करेंगे हम लोग जान के। लेकिन 1920 में क्या घट रहा था, ये तो उसके पहले के बारे में समझेंगे तब ना समझेंगे 1920 में क्या घट रहा था। इसलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके हम लोग काम करेंगे। ये टॉपिक आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानना जरूरी है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेसिकली हमें पूरा नहीं जानना है, सिर्फ ये देखना है कि उसमें जो दो पावर थी, जो ग्रुप ऑफ कंट्री लड़ रहे थे, तो उसमें ब्रिटेन भी पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, और उसमें बाकी कंट्री भी थे। तो ब्रिटेन जो पार्टिसिपेट कर रहा था, उसके चलते उसका प्रभाव इंडिया पर पड़ने लगा। कैसे पड़ा देखा जाए जरा। रोल ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन ब्रिंगिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म की भावना को जगाने में प्रथम विश्व युद्ध का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या योगदान था। ठीक है, पहला पॉइंट है, अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज क्रिएटेड। एक नया समाज, एक जो सीन था, नया सिचुएशन था समाज में, वो बन रहा था। ठीक है, इकोनॉमिक और आर्थिक तौर पे भी बदलाव हो रहा था। आर्थिक तौर पे कैसे बदलाव हो रहा था? अब देखिए, कोई भी देश जब लड़ाई लड़ता है, यहाँ तो वर्ल्ड वॉर हो रहा है, ब्रिटेन उसमें सम्मिलित है, अंग्रेज लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी देश लड़ाई लड़ता है, चाहे वो जीते चाहे हारे, नुकसान दोनों तरफ का होता है। ठीक है, तो पैसे बहुत खर्च होते हैं। तो अब क्या उनका एक्सपेंडिचर जो था, खर्च था डिफेंस में, लड़ाई में, वो बहुत ज़्यादा हो गया था, इंक्रीज हो गया था। तो वो लोगों को तो पैसा चाहिए था, तो उन्होंने हम भारतीयों से जो टैक्स लेते थे, उसको टैक्स को बढ़ा दिया। ठीक है, जो चीज़ कल रोटी, जो अनाज है, मान लीजिए 10 रुपये में मिल रही थी, अब उसकी कीमत बढ़ा के 20 हो गई, तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। इससे क्या होंगे? लोग क्रोधित होंगे, क्रोधित होंगे। तो इस तरह से और भी कई पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। एक ये पॉइंट हो गया कि टैक्स बढ़ा दिया गया, क्योंकि उन्हें युद्ध लड़ने में खर्च बढ़ रहा था। अगला है फोर्स रिक्रूटमेंट। ये बहुत बड़ा मसला था, ये बहुत बड़ा पॉइंट था कि फोर्स रिक्रूटमेंट हो रही थी रूरल एरियाज़ में, जो गांव वगैरह जो हमारे थे, वहाँ जो हमारे देश के युवा पीढ़ी थी, जो युवा लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स हमारे इंडियंस को रिक्रूट कर रहे थे, बहाली ले रहे थे अपने सेना में, और उन्हें भेज रहे थे लड़ाई लड़ने के लिए। तो कोई भी अपने देश के लोगों को दूसरे देश की लड़ाई लड़ने के लिए क्यों भेजेगा? तो इससे गांव वाले और जो एरिया के लोग थे बहुत गुस्से में थे। ये एक कारण था गुस्से का। ये हम लोग यही देख रहे हैं कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कुछ तो कारण होगा तब ना। आदमी लोग शौक से थोड़े रेवोल्यूशन करते हैं। तो यही सब कारण था। 1918-19 और 2021, ये जो 2 साल था, 18 से 19 वाला और 20 से 21 वाला जो साल था, यहाँ कॉमा होना चाहिए। ठीक है, उसमें थोड़ा हमें खेती में भी फेलियर का सामना करना पड़ा। जो हमारे फसलें हुई वो फेल हो गए। ठीक है, मतलब ठीक से फसल उगा नहीं, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया हो, चाहे सूखा पड़ गया हो, ये प्राकृतिक आपदा थी, इसमें किसी का हाथ नहीं था। तो इससे भी बहुत दिक्कत हुआ। अब देखिए, एक तो दाम बढ़ रहा है, ऊपर से क्रॉप फेल हो जा रहा है, तो इससे क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ फूड होगा। तो इंडिया के बहुत एरियाज़ में, बहुत इलाकों में खाने की कमी हो गई। तो इंसान इससे भी त्रस्त है, उसका कोई उपाय सरकार कर नहीं रहा, ब्रिटिश सरकार। एकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इन्फ्लुएंजा बीमारी है, एपिडेमिक का मतलब महामारी, जो एक पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। तो कई क्षेत्रों में इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी फैल गई थी, जिससे कई लोगों की जान गई। अकॉर्डिंग टू सेंसस 1921, 1921 के सेंसस के आंकड़ों के अनुसार 12 से 13 मिलियन लोग मरे थे। ठीक है, फैमाइन या एपिडेमिक के चलते।
जो सूखा पड़ रहा है, जो महामारी फैल रही है, इससे 12 से 13 मिलियन लोग की मौत हो गई थी। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिससे कि कोई भी देश को झटका लग सकता है। तो वो भारत में ये घटना घट रही थी, जो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। आपको देख के ये लग रहा होगा। द न्यू लीडर्स अपीयर्ड विथ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। तो इसके दौरान हमारे देश के जो युवा पीढ़ी थी, उसमें कई अच्छे अच्छे नेता थे। वो स्ट्रगल न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल करने का एक नया तरीका लेकर हमारे सामने उपस्थित हुए थे कि अब कैसे हम लोग इसका सामना करें, इसको स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना है। तो उसमें एक बहुत प्रचलित हुआ था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब होता क्या है? सत्याग्रह मतलब होता है सत्य जोड़ आग्रह। इसको तोड़ेंगे वर्ड को तो क्या होगा? सत्य जोड़ आग्रह। सत्य मतलब होता है ट्रुथ, और आग्रह मतलब होता है ट्रुथ को डिमांड करना। ठीक है। तो महात्मा गांधी का ये सोच था कि जो सत्य होता है वो पावर ऑफ ट्रुथ होता है, मतलब सत्य जो होता है उसमें बहुत शक्ति होती है, और हमें सत्य का खोज करना है। अब सत्य क्या है? सत्य है कि भारतीयों को, इंडियंस को उनका अधिकार दिया जाए, इतना टैक्स नहीं बढ़ाया जाए, उनके बेटों को बहाली नहीं की जाए दूसरों के देश के लड़ने के लिए। तो ये सब सत्य की लड़ाई लड़नी थी। तो महात्मा गांधी उस वक्त साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे जनवरी 1915 में, और वहाँ पर मतलब साउथ अफ्रीका में भी एक लड़ाई चल रही थी रेसिज्म की। रेसिज्म का मतलब होता है रंग भेद, मतलब जो ब्लैक और वाइट की लड़ाई। तो वहाँ पे वाइट लोग ब्लैक लोगों को इसी तरह मारते पीटते थे और उनका अधिकार को छीन लेते थे। तो महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में थे, तब वहाँ उन्होंने देखा कि सत्याग्रह लोग जो कर रहे हैं उसमें बहुत पावर है, बहुत शक्ति है, और इसका प्रभाव बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यही चीज़ क्यों ना हम लोग इंडिया में भी ट्राई करें। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भारत में आके हम लोग सत्याग्रह को लागू करते हैं। ही बिलीव दैट विदाउट बीइंग एग्रेसिव अ सत्याग्रह ही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। उनका ये मानना था कि बिना एग्रेसिव हुए, मतलब बिना मारपीट किए, बिना बल प्रयोग किए हम लोग सत्याग्रह करेंगे और हम लोग जीतेंगे अपनी लड़ाई नॉन वायलेंस से। नॉन वायलेंस वर्ड को हमेशा यूज़ कीजिएगा अपने आंसर में, नॉन वायलेंट, अहिंसा। ठीक है। तो क्योंकि महात्मा गांधी का जो टेक्निक था लड़ने का वो ऐसा ही था कि बिना लड़ाई पीट के हमें अपनी बातों को मनवाना है। दे वॉन्टेड द ऑपरेसर टू परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। वो चाहते थे कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर मतलब जो हमें गुलाम बनाया हुआ है वो ऑपरेसर होता है, और ऑपरेस्ड मतलब क्या होता है? जो गुलाम है। ठीक है। यहाँ ऑपरेसर की बात हो रही है। जो ऑपरेसर है वो सत्य को देखे, हमें ऐसा उसे मजबूर कर देना है कि सत्य को देखे, समझे, और हमारे हकों को, अधिकारों को वो हमें वापस दिलाए। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, ही विद द हेल्प ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। उन्होंने सोचा कि जो नॉन वायलेंस का धर्म है, इससे वो पूरे भारत को एक साथ जुटा लेंगे, और सत्याग्रह मूवमेंट को अलग अलग जगहों पे एक्सपेरिमेंट किया। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है, देखिए 3 एग्जाम्पल आपके किताब में दिया हुआ है, तो तीनों एग्जाम्पल को हमें देखना जरूरी है। आप एग्जाम्पल के तौर पे अपने आंसर में लिख सकते हैं, चाहे मल्टीपल चॉइस में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। देखिए अब आपको देखना है कि डिस्क्रिप्टिव भी है, मतलब आपको आंसर लिखना भी आ सकता है और मल्टीपल चॉइस के दोनों के लिए तैयार रहना है। ठीक है। तो ज़्यादा फोकस हम आंसर राइटिंग पे करेंगे, और साथ साथ में मल्टीपल चॉइस के बारे में भी देखते जाएंगे, किस किस से क्वेश्चन से पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस। 1917 चंपारण, चंपारण एक ज़िला है बिहार में। वहाँ पर क्या हो रहा था कि इंडिगो की खेती हो रही थी। ठीक है। इंडिगो, नील उसको हिंदी में कहते हैं, नील की खेती हो रही थी, जिसमें अंग्रेज लोग जोर ज़बरदस्ती से भारतीय किसानों से खेती करवा रहे थे, और किसान लोग मजबूर थे, अपना कुछ उगा नहीं पा रहे थे। और इंडिगो खेती का ड्रॉबैक ये था कि वो उसको खेती करने से वहाँ की मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती वो ख़राब हो जाती थी, और किसान आगे जाके अपना कुछ खेती नहीं कर पाते थे। तो इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने वहाँ गए और वहाँ पे सत्याग्रह किया, जहाँ पर उनका भेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत फेमस है नाम, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। तो वहाँ पर इन्हें जीत मिली। ठीक है। मतलब पूरा पूरा उन्होंने मना तो नहीं कर दिया अंग्रेजों ने, लेकिन कुछ जगहों पे इंडियंस को अपने हिसाब से खेती करने का आदेश भी दे दिया। तो ये एक बात छोटी सी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि हमने पहली बार अंग्रेजों से अपने बात को मनवाया था। ठीक है। आगे भी उन्होंने इस कैंपेन को जारी रखा। 1917 में ही, उसी साल जब चंपारण में ये हो चुका था, सक्सेसफुल रहा, फिर वो गुजरात के खेड़ा ज़िले में गए। खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, ये सब नाम आपको ध्यान में रखना है। वहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया था, प्लेग हो गया था। प्लेग एक महामारी बीमारी फैल गई थी,
और किसानों का क्रॉप भी सक्सेसफुल नहीं रहा था। दो तरफा मार झेल रहे थे वहाँ के लोग, तो वो लोग वहाँ का टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो इसके लिए फिर उन्होंने बात मनवाने के लिए सत्याग्रह को किया था। और यहाँ पर उनका भेंट एक और इम्पॉर्टेंट आदमी से हुआ था जिनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब आगे जाके देश के बहुत बड़े लीडर्स बन जाते हैं, इसलिए इनका जिक्र करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1918 में अहमदाबाद में भी वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया। किसके खिलाफ? तो कॉटन मिल के जो वर्कर्स थे उनका शोषण हो रहा था, अंग्रेज लोग उनके साथ अत्याचार कर रहे थे, उनके खिलाफ भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। ये 3 एग्जाम्पल सत्याग्रह में आपको देना है। सत्याग्रह का मीनिंग को बताना है, होता क्या है, और सत्याग्रह कहाँ कहाँ पे इन्होंने प्रयोग किया और किन किन लोगों से मिले। जगह का नाम और डेट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट से आगे का बात जो हम लोग होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, डेली वीडियो आएगी, आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सबको ये बताएं कि प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। फरवरी मंथ तक मेरा ये टारगेट रहेगा कि आपका सिलेबस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग कंप्लीट करें, ताकि लास्ट का 1 मंथ हम लोग जमकर रिवीजन पे दे सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।